हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार इसके बाद मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में आता है संख्या पद्धति, जिसमें कि सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। और दूसरा आता है बीजगणित, जिसमें कि बहुपद, द्विघात द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण और समांतर श्रेणी, ये सारी संख्याएं बीजगणित के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, जिसमें कि पहला चैप्टर है क्लास 10 में वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर। तो पहले जान लीजिए कि वास्तविक संख्या आया कहाँ से, क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि सीधा पढ़ाते हुए तो चले जाते हैं, लेकिन आया कहाँ से ये जानना आप लोग को बहुत जरूरी है। चलिए आज हम बताते हैं। ठीक, अगर कोई पूछेगा दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, तो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या होती है सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। इसमें जितना भी संख्या होता है, टोटल टोटल जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -√5 हो गया, √5 हो गया, √6 -6 हो गया, √6 हुआ, आदि बहुत सारी संख्या है। वो सारी, रुक जाइए, सबसे बड़ी संख्या सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक, अब सम्मिश्र संख्या को दो भाग में बांटा गया। पहला को बोला गया है वास्तविक संख्या, और दूसरा को बोला गया है काल्पनिक संख्या। आप देखिए, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? इसमें जितना भी काल्पनिक, अब काल्पनिक संख्या में संख्या तो आएगा, लेकिन सभी संख्या माइनस में होगा और रूट में होगा। जैसे √1, √-2, √-3, etc। बहुत सारी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो है माइनस के बाद माइनस रूट जितना भी है, माइनस वाला रूट छोड़ा के जितना भी संख्या है, वो सारी संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √4 आ जाएगा। ये सारी संख्या सब कैसी संख्या? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया। एक को बोला गया परिमेय संख्या, दूसरा को बोला गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए किसको कहते हैं? जिसको कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक, आगे चल के हम इसका सभी का परिभाषा बताएंगे। ठीक, अब तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? जैसे 3/4 हो गया, -1 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया। ये सारी संख्या सब कैसी है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा? जिसका कि पूर्ण वर्ग नहीं निकले। जैसे √3 का पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं जानते हैं। √2, √2 का भी पूर्ण वर्ग नहीं। 8, √8 आदि और भी आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सारी संख्या। अब परिमेय संख्या को यहाँ से दो भाग में बांटा गया। एक को बोला गया है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। एक को बोला गया है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब देखिए, भिन्न संख्या तो आप लोग बचपन से जान रहे हैं कि जिसको क्या बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो बटे के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2, -1/2, 3/4 आदि। मेरे पास जगह बहुत कम है, इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। और पूर्णांक संख्या क्या हो जाता है कि जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3,
4 डैश डैश बहुत सारी संख्या है, इधर भी बहुत बहुत सारा हो जाएगा, माइनस में भी आएगा, सारी संख्या माइनस में आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। अब पूर्णांक संख्या को यहाँ से 3 भाग में बांटा गया, जिसको पहला को बोला गया है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा को बोला गया है ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा को बोला गया है शून्य पूर्णांक। अच्छा, आप लोग नाम से परिचित होंगे, शून्य पूर्णांक में क्या आएगा? जीरो। इसमें निगेटिव पूर्णांक में क्या आएगा? -1 -2 -3 डैश डैश बहुत सारी संख्या। और धनात्मक पूर्णांक में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 डैश डैश बहुत सारी संख्या आएगा कि नहीं? आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा बच्चों, देखिए यहाँ क्या है, आप धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, काला वाला इंक डाल दिए, धनात्मक, इसको 3 भाग में बांटा गया है, 3 3 नहीं नहीं 2 भाग में। पहला को बोला गया है पूर्ण संख्या, और दूसरा को बोला गया है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या? अच्छा, प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? आप लोग बचपन से गिनती गिने हैं कि नहीं? गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 डैश डैश बहुत सारा हो जाएगा, etc कर देते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन यही गिनती की सारी संख्या के आगे सिर्फ शून्य लगा देने पर क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, 2 3 4 5 डैश डैश etc। ठीक। अब देखिए प्राकृत संख्या को 4 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 4 भाग में। पहला को बोला गया है सम संख्या, दूसरा को बोला गया है विषम संख्या, तीसरा को बोला गया है भाज्य संख्या, और चौथा को बोला गया है अभाज्य संख्या। तो सम संख्या में क्या क्या आता है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो 2 से कटने वाली संख्या क्या है? खुद स्वयं 2 है। फिर क्या, 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं। और विषम संख्या में क्या होगा? जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, माइनस में भी हो सकता है, ऐसा नहीं। इधर क्या, -2 भी हो सकता है, बहुत सारे संख्या। इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस तरह से 7 हो जाएगा, etc कर देते हैं। और भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका कि कम से कम 2 या नहीं 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। 2 तो होना ही चाहिए, और 2 से 1 या 1 से अधिक गुणनखंड भी हो सकता है। जैसे हम लोग ले लिए, जैसे 1 लेंगे, तो 1 लिए तो 1 का तो गुणनखंड 1 ही होगा, सिर्फ 1 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें दूसरा तो आया नहीं। जैसे 2 ले लिए, 1 गुना 2, इसका 2 गुणनखंड है, लेकिन हम क्या बोले, 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से कम 1 अधिक होना चाहिए, और अधिकतम जितना जा सके। जैसे 3 ले लिए, तो 1 गुना 3 लिखेंगे, इसमें भी 2 ये आया, 4 लिखेंगे, तो 1 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक, 1 गुना 4 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 गुना 2, तो इसमें क्या, एक संख्या 1 आया, दूसरा संख्या 2 आया, और तीसरा संख्या 4 आया। तो 2 से अधिक गुणनखंड निकला, तो इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ठीक। और अभाज्य में क्या होता है? इसका हर हमेशा गुणनखंड होगा तो 2 ही होगा। जैसे 1 का लेंगे तो 1 का गुणनखंड तो 1 ही होता है, 2। ये 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड कम से कम कितना है? 2। ठीक, 2 गुणनखंड है 1 और 2, जैसे 1 इंटू 2। जैसे ले लीजिए 3, इसका भी गुणनखंड 1 इंटू 3। लेकिन 4 लेंगे तो 4 का और भी गुणनखंड आ जाता है, जैसे 4 छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 5 ले लीजिए, इसका 1 गुना 5। 6 लेंगे तो क्या, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको 6 को और क्या 1 गुना 3 1 गुना 6 लिख सकते हैं। इसमें 2 से अधिक हो गया, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 6 जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा, वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक। तो अब चलिए एक एक करके हम परिभाषा सबका लिख देते हैं। हम हट जाते हैं, एक बार सब पूरा चार्ट देख लीजिए,
लिखने का आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोग का पहला संख्या क्या था? अच्छा बच्चों, आप लोग एक चीज सीखें क्या? जैसे हम दुनिया की सबसे बड़ी संख्या क्या बोले? सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या में तो दो चीज आता था, एक आता था वास्तविक संख्या और क्या आता था? काल्पनिक संख्या। इसी से ना ये दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक। और यदि पूछेगी यह दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी संख्या क्या है? दूसरी बड़ी संख्या, तो आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग सम्मिश्र संख्या का कैसे बोल, हम बोल देते हैं बच्चों और आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो हम खुद लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए सम्मिश्र संख्या का परिभाषा बोलना, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि वास्तविक संख्या एक क्या है? वास्तविक संख्या, अरे इसी से नहीं ये दोनों टूटा हुआ है, ये दोनों को मिला देंगे तो फिर वही बन जाएगा। तो सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्या। पता ही समझ में, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को सम्मिश्र संख्या बोलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ मुख्य रूप से हमको पढ़ना है क्या? वास्तविक संख्या, ठीक। ये दोनों आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक, इसमें 10 में नहीं पढ़ना, ठीक। तो हम ये दोनों ना पढ़ा के सीधा वास्तविक संख्या की ओर आप लोग को ले चलते हैं, ठीक। तो आप देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अच्छा देखिए, वास्तविक संख्या को कितना भाग में बांटे थे? दो भाग में। पहला को बोले थे परिमेय संख्या और दूसरा को बोले थे अपरिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा देखिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। हम यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे √3 हो गया, माइनस में तो माइनस वाला √3 काल्पनिक संख्या हो जाएगा, √3, √5, √4, 3/2, 4/5, -6, -2, etc कर देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत सारा आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है। अब वास्तविक संख्या, अच्छा वास्तविक संख्या से दो संख्या टूटा था, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो दूसरा देखते हैं हम लोग परिमेय, ठीक, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां, अच्छा इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पी बाई क्यू तो लिखेंगे, लेकिन एक कंडीशन है
क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी 0 हो सकता है, यानी पी 0 करेंगे और नीचे क्यू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 0/1 आप लोग जानते हैं क्या 0 होगा। ये भी आगे चल के प्रूफ होता है, हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, हम इसको प्रूफ बहुत अच्छी तरीका से बता देंगे हम। ठीक, लेकिन यदि अगर हो जाए क्यू 0 हो गया तो पी, जैसे यहाँ ले लीजिए 3/0, इसका मान क्या क्या हो जाता है, अपरिभाषित, इनडिफाइंड। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसका एग्जांपल में क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिख देंगे, जिसका कि पूर्ण वर्ग भी निकल जाएगा, √4 वो भी आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/-3/2 आ जाएगा, बहुत सारी संख्या। अब तीसरा लिखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसी, इससे इसी का उल्टा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अच्छा, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, और ये परिभाषा है, लेकिन पहचानने के लिए इसका सटीक तरीका क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले। तो वैसे कौन कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। यदि हम बोले √4 का तो वर्गमूल आप लोग जानते हैं क्या होगा, 2। जैसे 3 ले लीजिए, इसका तो पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है। पूर्ण वर्ग करने का मतलब क्या, जैसे √4 लिखें तो इसका वर्गमूल कितना होगा 2, √3 लिखें तो इसका तो हम लोग वर्गमूल नहीं जानते, लेकिन इसका होता क्या 1.732, जिसका जो एग्जैक्ट निकलेगा, जो पॉइंट में नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, जो पॉइंट में नहीं आएगा और जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन जिसका पूर्ण वर्ग सही तरीका से नहीं निकलेगा, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, डैश डैश etc कर देते हैं। ठीक, तो आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे। ठीक, लीजिए। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये आपका खत्म हो गया। अच्छा, आप लोग याद कीजिए बच्चों, क्या क्या हम बता दिए। जैसे वास्तविक संख्या दो प्रकार का हुआ, एक हुआ परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्या कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, एक था पूर्णांक संख्या और एक था भिन्न संख्या। आप लोग भिन्न संख्या तो पूरी तरह से परिचित हैं, जो बटे के रूप में लिखा जा सके। ठीक, सब क्या आ जाएगा, भिन्न संख्या। आप लोग बचपन से तेज हैं, इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। ठीक, तो पूर्णांक संख्या का अब हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। तो परिभाषा पढ़ने से पहले पीछे हम बता चुके हैं पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक क्या होता है बच्चों, देखिए हम लिख देते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, यानी शून्य शून्य। तो अब हम लोग पूर्णांक संख्या का परिभाषा कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है, धनात्मक पूर्णांक, इसको हिंदी में धनात्मक पूर्णांक पढ़ेंगे, इसको ऋणात्मक पूर्णांक, इसको शून्य। तो परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, तो हम परिभाषा लिख रहे हैं, बारी बारी से सब बताते जाएंगे। ठीक, तो इसको मिटा के हम परिभाषा लिख देते हैं। ठीक,
तो क्या था? पूर्णांक संख्या। देखिए, धनात्मक पूर्णांक, कॉमा, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य को सम्मिलित करने करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप लोग बचपन में रेखा लाइन पढ़े होंगे, जैसे यहाँ जीरो दे देता था, लेफ्ट में -1 -2 -3 -4, बस बस यही है बच्चों। इधर इनफाइनाइट जा सकता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश, इनफाइनाइट इधर भी हो सकता है। ठीक, तो अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो इसका प्रकार, अच्छा इसको सूचित करते हैं, इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। अच्छा, एक बात आप लोग जान लीजिए, जैसे इसका इंटीजर नंबर होता है, आई से शुरू होता है, इसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो इसका जो है ना, आई तो लिख दिया, लेकिन इसको जेड से भी सूचित किया जाता है। जेड से इसलिए सूचित करते हैं क्योंकि इसका खोज जो है जेहलीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन सा वैज्ञानिक? जेहलीन। तो जेहलीन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। अब जैसे कोई व्यक्ति खोज करता है तो उसका आदर सम्मान में कुछ उसका आदर सम्मान रखा जाता है, वही आदर सम्मान रखने के लिए इसे जेड से सूचित हम लोग कर देते हैं। ठीक, इसे जेड से, ठीक, लिख देते हैं इसका खोज। आने आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, इसका खोज जेलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या? पॉजिटिव, अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, धनात्मक ऋणात्मक परिणाम। ठीक, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, इसमें क्या आएगा? सिर्फ पॉजिटिव नंबर, आसान है। इसमें धनात्मक संख्या जितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लीजिए। दूसरा क्या है? ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। इसका क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डैश डैश इन्फिनिट। और तीसरा क्या है बच्चों? शून्य संख्या। शून्य संख्या, शून्य संख्या आप लोग जानते हैं, 0 0। ठीक, चलिए ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अब धनात्मक संख्या का प्रकार। धनात्मक संख्या कितने प्रकार का बताए थे बच्चों? 2 प्रकार का। धनात्मक पूर्णांक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला क्या बताए थे? प्राकृत प्राकृत संख्या। और दूसरा क्या बताए थे? पूर्ण संख्या। ठीक, तो हम पहले धनात्मक पूर्णांक तो बता दिए, अब बताएंगे क्या? प्राकृत संख्या। हम परिभाषा बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, ये सब आसान आसान है। जैसे प्राकृत संख्या, आप लोग आप हम बहुत सारे जब छोटे बचपन में थे तो गिनती सिखाया जाता था। गिनती सर सब हम लोग को भी सिखाए हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो गिनती हम लोग जब सर जब पढ़ना सिखाते थे तो 1 2 से पढ़ना सिखाते थे। पहले 1 2 3 4, यानी ये क्या है? सारी गिनती की संख्या, यानी गिनती की सारी संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 डैश डैश, बहुत सारा। अब 100 तक हम लोग गिनते थे, 100 तक तो नहीं। अब हम लोग थोड़ा हाई क्लास में चल गए हैं, तो बहुत सारा संख्या
गिनती आ गया। तो ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या, ये सभी क्या प्राकृत संख्या है कि नहीं। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या में। लेकिन पूर्ण संख्या का परिभाषा कैसे बोलेंगे, ये क्या है, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, और इसमें सिर्फ जीरो लगा देंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इन्फिनिट तक जाएगा ये भी। यदि हम बच्चों जीरो को ढक दे, जीरो ढक देंगे, तो क्या इधर अभी भी तो क्या यही प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, गिनती की सारी संख्या है कि नहीं। तो इसका परिभाषा किस प्रकार बोलेंगे, गिनती की सारी संख्या के आगे सिर्फ शून्य लगा देने से जो संख्या का निर्माण होता है, उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। हम बोल देते हैं एक बार फिर से। गिनती की सारी संख्या के आगे शून्य लगा देने से जो संख्या का निर्माण होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक। अब यहाँ से प्राकृत संख्या कितने प्रकार का हुआ था, 4 प्रकार। कितने प्रकार, 4। एक हुआ था सम संख्या, अरे यार क्या लिख रहे हैं, सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, और तीसरा क्या हुआ था, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और क्या, भाज्य संख्या। ठीक। तो ये सब का अभी हम परिभाषा, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या का परिभाषा लिख रहे हैं अभी तुरंत जस्ट मिटा के लिखते हैं। ठीक। तो देखिए पहला क्या था, अच्छा इसमें क्या था, सम संख्या। ये तो आप लोग बचपन से जानते होंगे सम संख्या किसको बोलते हैं। तो सम संख्या का परिभाषा कैसे बोलेंगे, जैसे कोई जैसे दो संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग समझते हैं सम संख्या पहचानेंगे कैसे। जैसे एक संख्या है 2, इसमें क्या करेंगे, सभी संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे। यदि उसका भागफल, भागफल एक संख्या के यानी कि पॉइंट में नहीं है, भिन्न में नहीं है। ठीक। यदि वह पूरी तरह से उसका शेषफल 0 हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे 2 से 2 में भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार में 2 का शेषफल इसका क्या हो जाएगा, 0। तो इसका शेषफल क्या हो गया, 0। जिसका भी शेषफल 0 हो गया 2 से भाग देने पर, तो वो कैसा कैसा संख्या हो गया, सम संख्या। जैसे 4, 4 भी कट जाएगा, 6 3 बार में कट जाएगा, 4 बार में 8 भी कट जाएगा, 5 बार में 10 भी कट जाएगा। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे, कि वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। हम लिख देते हैं। ठीक। वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, 2 से जो कटेगा, एक तो स्वयं 2 है, 4 हो जाएगा, और क्या 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डैश डैश। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, 0 भी एक सम संख्या, 0 कैसी संख्या, सम संख्या। इसको अभी हम प्रूव करते हैं। ठीक। 0 सम संख्या कैसे है। अच्छा एक चीज इसमें निगेटिव संख्या भी हो सकता है, -2 -4 -6 -8 हो सकता है। ठीक। जैसे हम लिखते हैं, ये क्या संख्या रेखा, इस पर यहाँ 0 दे दिए, इधर -2 दे दिए, 4 दे दिए, और इधर दे दिए 6। ठीक। इधर 2 4 और क्या 6। अच्छा एक चीज आप लोग देखिए, जैसे 2 था, 3 तो नहीं कट रहा था, 2 3 4 लेते हैं। ठीक। जैसे 2 में कितना जोड़े, एक जोड़े, नहीं, एक जोड़े 3 हो गया, यानी एक जोड़ने पर ये विषम संख्या होंगे। लेकिन इसमें 2 में 2 जोड़ेंगे तब तो 4 होगा ना। जैसे ये यहाँ -4 है,
-4 में 2 जोड़ेंगे तब तो कितना होगा, तब ना -2 आएगा अगला सम संख्या। यानी सम संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या करना है, जो भी संख्या है जैसे -6 है उसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे तो अगला मेरा सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से -4 के बाद अगला सम संख्या कौन सी आएगी, -2। अब -2 के बाद अगला सम संख्या क्या आएगा, -2 अब +2, तो अगला सम संख्या क्या आ रहा है बच्चों, 0। 0 एक भी एक सम संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है, एक परिमेय संख्या भी है, 0 सम संख्या भी है। ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसको हम मिटाते हैं, ठीक। अब बताते हैं विषम संख्या। विषम संख्या इसका परिभाषा कैसा लिखेंगे, सेम इसका उल्टा, तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित नहीं हो उसे किसी संख्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, 1 3 5 और क्या क्या हो जाएगा, 5 7 9 और 11 13 15 आप लोग लिख लीजिएगा। और भी, और अगला क्या है, भाज्य संख्या। देखिए ये सब संख्याओं से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, अभाज्य संख्या पहचानने दे देता है, भाज्य संख्या पहचानने दे देता है। ये सब संख्या से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक। तो देखिए ये सब अच्छा से समझिए, क्योंकि मास्टर सीधे परिभाषा लिखा देता है। परिभाषा क्या लिखाएगा कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। लेकिन इसका सही तरीका, परिभाषा तो ठीक है, लेकिन पहचानने के लिए एक अलग तरीका हम बता रहे हैं, वो आप लोग फॉलो कीजिए। नहीं तो आप लोग 6 क्लास का मैथ पढ़िएगा तो उसमें आप लोग जब संख्या के साथ खेलना एक चैप्टर है उसमें पढ़िएगा, तो ये सब बहुत अच्छी तरीका से बताया गया है, ठीक। ये सब बच्चा वाला चीज है। देखो भाज्य संख्या ना, अच्छा हम उस समय इससे पहले भी बताएंगे कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 ले लो, ठीक। 1 का गुणनखंड क्या, 1 ही होगा, अरे 1 गुना 1 नहीं लिख सकते। 2 का गुणनखंड 2 गुना 1, इसका के वो गुणनखंड आया, एगो 2 गुना 1, यानी इसमें 2 संख्या आया। जैसे 3 ले लो, तो 3 लेंगे तो 3 गुना 1, इसका भी गुणनखंड कहते द्वितीय द्वितीय संख्या आ रहा, दो ही संख्या आ रहा है, एक 1 और एक 3। जैसे 4 लेंगे तो इसका गुणनखंड क्या, 2 गुना 1 ही हो जाएगा। 4 का गुणनखंड और क्या हो जाएगा, 4 गुना 1 हो जाएगा। यानी इसमें कितना संख्या आया, 4 आया है, 1 आया है और क्या 2 आया, यानी 2 संख्या। अच्छा इसमें कॉमन क्या है, कि जिसमें कोई भी संख्या रहेगा उसका 2 एक हर संख्या का गुणनखंड हो सकता है। जैसे 3 लिए, 3 का भी 3 गुना 1, 4 का भी 4 गुना 1, ये कॉमन आ रहा। लेकिन अदर संख्या में क्या आ रहा, मेरा 2 आ रहा, तो यही हुआ ये हुआ भाज्य संख्या, और ये तीनों भाज्य संख्या नहीं है, ठीक। तो भाज्य संख्या ये पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो मेरा क्या हो जाएगा 4, और 4 से क्या 6 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या 2 गुना 3 आ सकता है, 6 का और गुणनखंड 3 गुना 2 आ सकता है। जैसे 6 का गुणनखंड 1 गुना 6 आएगा, तो इसमें क्या 1 और 6 तो आ ही रहा, सब में एक और जिसका भी यही यही होता है, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य गुणनखंड है ना, तो 2 और है और 3 है, तो ये जिसका भी अन्य गुणनखंड हो जाएगा
दो से अधिक होना चाहिए, लेकिन ठीक, दो से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो अब इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा कैसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं, स्वयं मतलब स्वयं संख्या, जैसे 6 लिखे, 6 स्वयं हो गया, तो वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, किसी अन्य दो, दो से विभाजित, विभाजित होगा ना 6, 3 से भी 6 हो जाएगा, 2 से 4 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो देखिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं, ठीक, लिख लिख रहे हैं, वैसी संख्या, संख्या जिसे एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, या उसका गुणनखंड भी लिख सकते हैं, भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। तो भाज्य संख्या, इसका एग्जांपल, एग्जांपल कहाँ से, एक भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं, अभी सब बताए थे ना। तो शुरू इसका कहाँ से होता है, 4 से, 6 हो जाएगा, देखिए 9 भी हो जाएगा, एक और 9 को छोड़ दीजिए, 3 से भी तो कट रहा है, इसका 3 भी तो गुणनखंड हो सकता है ना, जैसे 9 हो गया, 11 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 11 तो नहीं होगा, 12 हो जाएगा, ठीक, डैश डैश और भी आदि कर देते हैं हम, ठीक। ठीक, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और संख्या बच रहा है अभाज्य संख्या, उसको बता देते हैं, ठीक, जल्दी लीजिए, हो गया, ठीक, मिटा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। तो भाज्य बता दिए थे, अभाज्य जस्ट इसका उल्टा, ठीक, अभाज्य संख्या, ठीक, इसका उल्टा, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अच्छा रुकिए रुकिए, अभाज्य संख्या उसमें क्या बताए थे कि जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, इसमें क्या होगा, जिसका दो ही गुणनखंड होगा उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। दो गुणनखंड करने का मतलब क्या, वन, जैसे वन लिए तो वन का गुणनखंड वन, इसका तो एक ही गुणनखंड आ रहा है, जैसे दो ले लिए, वन गुना टू, इसका दो गुणनखंड एक, और क्या दो गुना वन भी लिख सकते हैं, दो आया कि नहीं आया, तो क्या, यानी तो संख्या दो अलग अलग संख्या के रूप में रहना चाहिए, ठीक, दो ही रहना चाहिए, दो से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब इसका परिभाषा कैसे, उसमें भाज्य संख्या का परिभाषा क्या लिखे थे, वैसी संख्या जिसका, जिसमें एक और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, उल्टा इसको लिखते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में यदि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने, अच्छा एक होगा क्या अभाज्य संख्या, एक नहीं होगा क्योंकि इसका गुणनखंड निकलना है, सिर्फ एक ही आ रहा है, जैसे दो को वन गुना टू, तीन लेंगे वन गुना थ्री, चार तो ले नहीं सकते क्योंकि चार का भाज्य संख्या में बताए थे दो से अधिक गुणनखंड हो जाता, तो चार का क्या हो जाएगा, वन गुना चार तो लिख सकते हैं, लेकिन दो गुना दो भी लिख सकते हैं, इसका इसका
अधिक हो गया, एक आ गया, चार आ गया, दो आ गया, यानी अधिक संख्या आ गया तो इसका ये अभाज्य यानी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा? दो से। इसमें क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो दो। ठीक। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही है। ठीक। एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं। अरे मिटाने वाला किधर रख दिए हैं? बाबा रे, लगता है हाथ से ही मिटाना होगा। मिल गया। ठीक। इसका एग्जाम्पल में क्या देंगे? जैसे 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं होगा क्योंकि 9 कट जाता है। एक और 9 को छोड़ दीजिए, 3 से भी कट जाता है। क्या हो जाएगा? 11, 13, डैश डैश ETC कर देते हैं। ठीक। अब सारी संख्या खत्म हो गया। और एक दो संख्या जैसे संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या को ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या भाज्य संख्या में थोड़ा सा अंतर है। संयुक्त संख्या उसमें क्या, भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड, इसमें भी दो से अधिक गुणनखंड, क्या बताएं वही होगा। ठीक। अब जो है हम कुछ कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक। क्वेश्चन में क्या रहेगा? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड किस तरह से पूछता है। ठीक। जैसे पूछेगा दो लगातार सम संख्या का मौसो क्या होगा? तो दो लगातार सम संख्या हम लोग गिनती गिनते हैं तो क्या गिनते हैं? एक के बाद तीन नहीं है ना गिनते, एक के बाद दो आता है, दो गिनते हैं। इसी को बोलते हैं लगातार। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, उसको क्या बोलते हैं? लगातार। ठीक। तो सम संख्या, सम संख्या क्या अभी परिभाषा बताए थे? जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो दो से कटेगा, यानी दो के बाद क्या आता है? चार, ये ना आता है। उसके बाद छह, यदि हम दो चार लिए तो ये दोनों लगातार हो गया। यदि छह लेंगे तो छह के बाद क्या आएगा? आठ। यदि 10 लिए, 10 के बाद क्या आता है? 12। इसी को बोलते हैं लगातार। ठीक। जैसे दो चार का HCF निकाल लें, दो बार में चार खत्म, तो कितने आ गया? जीरो। यानी इसका मुसो कितने आ गया? दो। इसका यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? दो। ठीक। इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन देते हैं। ठीक। दो लगातार लगातार विषम संख्या का मुसो क्या होगा? ठीक। जब दो लगातार विषम संख्या, अच्छा संयुक्त संख्या ने बताया हमको अरे संयुक्त, अच्छा छोड़िए हटाइए। संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या को ही हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक। जैसे दो लगातार विषम संख्या, विषम संख्या क्या? 1, 3, 1, 3, ये दो हो गया। ठीक। जैसे और आगे लेंगे, लगातार बोल रहा है ना, एक के बाद तीन, ये दोनों विषम संख्या हो गया। यदि पांच ले, पांच के बाद क्या लेंगे? सात, लगातार। ठीक। तो वन से थ्री में डिवाइड करेंगे, थ्री, यानी इसका HCF कितने आ रहा है? वन। इसका आंसर कितने हो जाएगा? वन। ठीक। इसी तरह से पूछेगा क्वेश्चन दो लगातार भाज्य संख्या का मौसो क्या होगा? हम सब नहीं बनाएंगे इसका आंसर, आप लोग कमेंट में आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक। ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक। और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, और हम एक और क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक। इसको मिटा देते हैं, जैसे कि अब यहाँ से क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कौन सी, अरे यार की लिखते हैं, सी संख्या प्राप्त होगा? तो देखिए, एक परिमेय संख्या ले लिए तो, और दूसरा अपरिमेय संख्या, ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। क्या आ गया? 2√3, यानी ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। नहीं समझे? जैसे ये क्या है? दूध का टब है। ठीक। इसमें पूरा जो है दूध भरा हुआ, यदि ऊपर से हम थोड़ा सा दही दे दिए
तो क्या ये पूरे को दही करेगा कि नहीं करेगा? पूरा टोटल दही हो जाएगा, ठीक। यानी दूध का टब में थोड़ा सा दही देने से ये पूरे को दही में बदल देता है, ठीक। यानी पूरे को दही में चेंज कर दिया, ठीक। तो यानी क्या, थोड़ा सा हम निगेटिव चीज दिए ना, तो ये पूरे को निगेटिव कर दिया। तो यानी इसका कहने का यदि टोकरी में आम है, यदि एगो सड़ा हुआ है, पूरे को सड़ा देता है। यानी कहने का मेरा मतलब यहाँ जिंदगी में भी कुछ इसको रियल लाइफ से जोड़ के कुछ सीखिए। यानी आप, डायरेक्टर फिल्म भी बनाता है ना, तो उसमें निगेटिव किरदार का अहम रोल होता है, क्योंकि पूरा फिल्म उसी पर चलता है, निगेटिव किरदार में। यदि गुंडा डकैती नहीं होगा तो फिल्म शुरू से अंत तक चलेगा ही नहीं, ठीक। तो वही बात यहाँ है, ठीक। और, और हम परिमेय और परिमेय थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे कि √3 आप लोग जानते हैं, अपरिमेय संख्या तो पहचान लीजिएगा, जैसे कि 2.31 वन, अरे यार, 2.313131 डैश डैश इस तरह से पूछेगी, यह कैसी संख्या, यह कैसी संख्या, इसको बोलना है कैसी संख्या। आप लोग देख के लगता है ये चलते जा रहा है, तो इसको अपरिमेय संख्या बहुत सारा लड़का बोल सकता है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है ना। अब ध्यान से समझिए, यदि संख्या दशमलव के बाद रिपीट मारे, रिपीट करे, यानी 313131 डैश डैश ये रिपीट कर रहा है, यानी रिपीट करने वाली संख्या क्या आ जाएगा, परिमेय। या दूसरी तरह से इसको या लिख सकते हैं 2.31 पर रेकरिंग, इसको हिंदी में बार बोलते हैं, ठीक। तो ये सब हो गया, ठीक। आप लोग पहचान लीजिएगा, उम्मीद है कर लीजिएगा आप, ठीक। तो थैंक यू सो मच क्लास में जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।